गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए आज के क्लास में जो है हम लोग हिंदी के क्लास को करेंगे और हिंदी का क्लास शुरू से होगा। फर्स्ट चैप्टर से आपको जो है इसमें हम क्लास लेंगे, ठीक है। और आप लोग ऑफलाइन में यानी कि सुबह में साइंस का क्लास तो कर ही रहे हैं और शाम में ऑनलाइन के माध्यम से हिंदी ग्रामर को हम लोग खत्म करेंगे। अब इसमें क्लास कोई सा भी हो सकता है, क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सारे क्लास में हिंदी के प्रश्न के ग्रामर जो होते हैं कॉमन चीज है। तो आप लोग सभी लोग क्लास कर सकते हैं, चाहे किसी भी क्लास के हों, 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है। और ये क्लास बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक होगा। कहने का मतलब है कि आपके एग्जाम में तो संपूर्ण तरीके से काम आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आगे भी कहीं हिंदी की जरूरत पड़ती है, हिंदी ग्रामर की जरूरत पड़ती है, तो बहुत ही लाभदायक आपके लिए साबित होगा, क्योंकि इसमें पूरे स्टैंडर्ड को लेवल करके मेंटेन करके इस क्लास को जो है हम बना रहे हैं। आगे भी आपके भविष्य में हिंदी अगर कहीं एग्जाम में आएगा तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं क्लास को। और इससे पहले वही सब जो यूट्यूब पर काम किया जाता है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर है आपका वर्णमाला, ठीक है। अब देखिए, आप लोग बचपन से ही क्लास 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जितने भी वर्ण पाए जाते हैं, चाहे स्वर वर्ण हो, व्यंजन वर्ण हो, इन सारे वर्णों के एक व्यवस्थित समूह। अब व्यवस्थित समूह का मतलब यानी उसको जो है अच्छे तरीके से इस क्रम में सजा दिया गया हो, उसी को हम लोग बोलते हैं व्यवस्थित समूह। तो सारे इस व्यवस्थित समूह को, और किस समूह को? वर्णों के। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो साथ ही बनाते रहिएगा, मतलब जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी के साथ बनाते भी रहिएगा, जहां बोलेंगे वहां स्टॉप भी हो जाइएगा। बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट्स बना दीजिएगा जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो वर्णमाला आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं और हेडिंग डालने के बाद इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अन्यथा क्लास के एंड में भी आप लोग लिख सकते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। ये परिभाषा आप लोग लिखिएगा। और ये जो वर्ण है, इस वर्णमाला को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। यानी वर्णमाला का जो है प्रकार कितना होता है? 2 प्रकार होता है, एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है। आज की क्लास में हम केवल और केवल स्वर वर्ण को देखेंगे, क्योंकि स्वर वर्ण के बारे में इतना फैक्ट है कि सिर्फ यह नहीं है कि जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना हो उसके स्वर वर्ण कहते हैं, अ आ ई बोल के कहानी खत्म। इतना ही नहीं है, स्वर वर्ण में बहुत ज्यादा ही कुछ जो है आपको फैक्ट है, उसको जानना है। आज की क्लास में आप लोग देखिएगा, जो पहले आप लोग पढ़े होंगे ग्रामर, उससे कुछ डिफरेंट आपको जरूर मिलेगा। चाहे आप कहीं भी पढ़े होंगे, कुछ आपको अलग जरूर मिलेगा, ठीक है। तो पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। आज की क्लास में हम लोग जो है केवल और केवल स्वर वर्ण के बारे में ही जानकारी लेंगे, ठीक है। अब आइए, अब है आपका स्वर वर्ण। तो सीधे यानी कि स्वर वर्ण का सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे। तो परिभाषा तो आप लोग बचपन से ही जानते हैं कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न हो उसको स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है और यह स्वतंत्र होते हैं उच्चारण में। इसका परिभाषा अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लिखिए, हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, अगर नोट बना रहे हैं तो लिखिए। स्वर्ण वर्ण एक ऐसा वर्ण होता है जिसके उच्चारण में, स्वर्ण वर्ण एक ऐसा वर्ण होता है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है और यह उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं, और यह उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं। तो इस प्रकार के वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है, ठीक है। अब है थोड़ा इसके बारे में संख्या वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन इसके प्रकार को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब तो स्वर वर्ण आप लोग जानते हैं ना, बचपन से पढ़ के आए हैं, अ आ ई हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ वाला। अब ऐसा तो नहीं है किसी को अ याद नहीं है, तो अ या याद नहीं है तो कर लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास है, बेइज्जती तो नहीं होगा। ऑफलाइन क्लास रहता तो बेइज्जती हो जाता अ आप कुछ करके, ठीक है। तो अ याद कर लीजिएगा। अब है स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं।
तो ये आपको 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन आप लोग पहले से अगर एकेडमिक क्लास यानी कहने का मतलब कि 5, 6, 7 में पढ़े होंगे तो 2 ही पढ़ाया गया होगा, एक जो है लघु स्वर, एक जो है आपको दीर्घ स्वर, यही होगा। लेकिन एक जो है संयुक्त स्वर भी पाए मतलब कि होता है, और आपके बुक में किसी किसी बुक में देता है, किसी में नहीं देता है। आधुनिक हिंदी में ये चीज दे रहा है, आधुनिक हिंदी ग्रामर में ये सारे चीज अब आपको मिल रहे हैं। तो इसके प्रकार 3 होते हैं। पहला है हर्स्व स्वर, और हर्स्व स्वर का 3 नाम होता है, और तीनों को याद करना एकदम जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कौन सा देगा आपको कहना उचित नहीं है। तो हर्स्व स्वर को ही कहा जाता है लघु स्वर, इसी को कहा जाता है मूल स्वर। ठीक है, अब देखिए ये हर्स्व और लघु और मूल स्वर क्या होते हैं, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे अगर हमको अ बोलना होगा तो बोलेंगे अ, ई बोलना होगा तो बोलेंगे ई, बोल दिए। लेकिन इसी के उल्टा अगर हम लोग दीर्घ में जाएं, और दीर्घ का दूसरा नाम होता है लघु, सॉरी एक मिनट, दीर्घ का आपको दूसरा नाम होता है गुरु स्वर। क्या होता है? गुरु स्वर। हम लघु बोल दिए, वहां से गड़बड़ हो गया। दीर्घ स्वर का ही दूसरा नाम होता है आपको गुरु स्वर। अब सुनिएगा, यहां पर है आ, हर्षई है, और ये हर्षऊ है, यानी कि बड़ा ऊ है। लेकिन अब हम लोग तो उच्चारण के लिए, बनाने के लिए जैसे जैसे खोज होते गया तो हम लोग हर्ष बोल दिए। हर्ष मतलब कि जो है आपको छोटा हो गया, इसीलिए बोलते हैं हर्ष ई। क्या बोलते हैं? हर्ष ई, यानी हर्ष का मतलब होता है छोटा, हर्ष का मतलब होता है लघु, छोटा। इसीलिए ई में जब ये अ बन रहा था तो उस समय इसको हर्ष बोल करके और ई लास्ट में बोला गया, यानी जिससे आपको स्पष्ट हो जाए कि हम छोटी ई के बारे में बोल रहे हैं कि बड़ी ई के बारे में बोल रहे हैं। आज बात समझ में आया कि हर्ष ई क्यों बोला जाता है, दीर्घ ई क्यों बोला जाता है, हर्ष ऊ क्यों बोला जाता है, दीर्घ ऊ क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही स्वर वर्ग के प्रकार में आते हैं, इसीलिए जो है इसको हर्ष लगा करके छोटी ई बड़ी ई बोला जाता है, और छोटी ई भी बड़ी ई भी बोला जाता है। लेकिन इसको आवाज की मदद से भी हम लोग पहचान सकते हैं कि हम छोटी ई बोल रहे हैं कि बड़ी ई बोल रहे हैं, यानी हम हर्ष स्वर बोल रहे हैं कि दीर्घ स्वर बोल रहे हैं। जैसे अभी हम आपको बोले, कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। जैसे ई देखिएगा, समय कितना लगा? समय के साथ आप पता कर सकते हैं कि हम हर्ष स्वर बोल रहे हैं कि आपको जो है दीर्घ स्वर बोल रहे हैं, यानी कि टाइमिंग के अनुसार। यानी कि इसको अल्प समय लगता है, हर्ष स्वर को बोलने में अल्प समय लगता है। यानी इसका परिभाषा लिखिएगा आप लोग, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो लिखना होगा परिभाषा कि हर्ष स्वर किसे कहा जाता है। तो स्वर बड़ का ऐसा प्रकार, स्वर बड़ का ऐसा प्रकार जिसके उच्चारण में अल्प समय लगे, यानी कम समय लगे, उसको हम लोग बोलते हैं हर्स्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। आप लोग नोट बना रहे होंगे तो लिखिएगा इसका परिभाषा। हम धीरे से बोल दे रहे हैं, धीरे से मतलब कि आराम आराम से बोल दे रहे हैं। लिखिएगा, स्वर्ण बड़ का ऐसा प्रकार, स्वर्ण बड़ का ना प्रकार है तो लिखिएगा स्वर्ण बड़ का ऐसा प्रकार जिसके उच्चारण में कम समय लगे या अल्प समय लगे, उसको हर्ष स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर, कोई एक लिख लीजिएगा, तीनों एक ही इसी का नाम है, हर्ष स्वर कहा जाता है। ठीक है, जैसे में अ है, देखिए अ बोलना होगा, लेकिन अ की जगह आ बोलना होगा तो समय ज्यादा लगेगा। जैसे में अ, ई, उ, जैसे में आप लोग लिख सकते हैं। अब दूसरा है आपको दीर्घ स्वर यानी कि गुरु स्वर। सॉरी, अब देखिए दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। थोड़ा क्या कहने मतलब दुगुना समय लगेगा। जैसे अ बोलिए और इतना ही ज्यादा और आप समय लगाइएगा। जैसे आ, जैसे ई बोल रहे थे, ई का जितना समय बोलने में लिए उतना थोड़ा और समय लीजिएगा। जैसे ई बोले तो आप समझिए कि हर्ष के बात बोल रहे हैं, यानी कि हर्षई के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन बोले देखिएगा ई यानी देखिएगा समय हम दुगुना लिए, यानी कि दीर्घ में चला गया। यानी इसका परिभाषा होगा स्वर्ण वर्ण का ऐसा प्रकार, स्वर्ण वर्ण का ऐसा प्रकार जिसके उच्चारण में दो गुना समय लगे। या इसका परिभाषा यह भी हो सकता है कि स्वर्ण वर्ण का ऐसा प्रकार जो हर स्वर से दुगुना समय ले, जिसके उच्चारण में हर स्वर से दुगुना समय लगे, उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। बात समझ में आया? अगर परिभाषा लिखना है तो परिभाषा इसका लिखिए, हम बोल रहे हैं। लिखिएगा स्वर्ण वर्ण का ऐसा प्रकार जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण का ऐसा प्रकार जिसके
उच्चारण में दोगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहा जाता है, जिसे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहा जाता है। दूसरा परिभाषा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। दीर्घ स्वर वह स्वर होता है जो हर्ष स्वर से उच्चारण में दोगुना समय लेता है। लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, पहले वाला ही डिफिनेशन ठीक है। ठीक है, अब जैसे में आ, ई, उ बोले, यानी कि देखिएगा समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है हर्ष स्वर से, तो जैसे में लिखिएगा आ, ई, उ, लिख लिए। अब चलिए, अब तीसरा स्वर वर्ण के प्रकार में है संयुक्त स्वर वर्ण। वर्ण छोड़ दिए, मतलब कि आप लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा। संयुक्त स्वर, देखिए संयुक्त स्वर दो, देखिएगा यहां पर इसका सब लिखे हैं, दो स्वर वर्णों का मेल होता है। ध्यान से समझिएगा, जो संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त का मतलब होता है मिलाना, संयुक्त का मतलब होता है मिलाना। अब मिलाइएगा किसको? स्वर को, यानी कि दो स्वर वर्णों के मिलने से जिस मतलब कि आपको वर्ण का निर्माण होगा वही कहलाएगा आपको संयुक्त स्वर। बात समझ में आया? संयुक्त का मतलब होता है मिलाना, और किसको मिलाना है? संयुक्त स्वर, यानी स्वर को आपको मिलाना है। तो संयुक्त स्वर वह स्वर वर्ण होता है जिसमें दो स्वर वर्ण मिल करके एक स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर वर्ण। बात समझ में आया? जैसे में ए, ओ, औ। समझ में आया? जैसे ए है, यह अ से और ई से मिल करके बना होता है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जो है आप लोग यहां पर मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर मार्क कर लीजिएगा, यानी कि स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो है ना मिलान पूछता है कि किससे किससे मिल करके बना होता है। तो जो ए होता है अ, ई से मिलता है, और कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर वर्ण नहीं है। जैसे यहां पर ए है, ए, ओ, औ, और इसी में से ए वो गायब कर देगा और यहां का ई डाल देगा। अगर आपको याद रहेगा ए, ओ, औ होता है तो एक ऑप्शन आप लोग आसानी से हटा सकते हैं। अब देखिएगा ए, ओ, ए है, ये अ और ई से मिलकर बना होता है, इसको आपको ध्यान एकदम रखना है। कॉमन चीज क्या है? चाहे ए, ओ, औ, ये कोई सा भी रहे, सब अ रहेगा, एक तरफ अ तो जरूर रहेगा, एक तरफ अ जरूर रहेगा। जो ये ए है, ये ई मिलेगा यहां पर, चारों तरफ में आपको अ डाल देना है, ऐसे आंख बंद करके अ डाल दीजिए। उसके बाद ये ए होता है, ये ई से मिलेगा, और ये ए होता है, यह इस ए वाला जो ए आ जाएगा तो मिल जाएगा, ये अ प्लस ए, अ प्लस ए, ये ए बनेगा तो अ प्लस ए, ओ बनेगा तो अ। अब यहां पर प्लस नहीं बोला जाता है, हम तो प्लस बोल दे रहे हैं, लेकिन धन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदी में धन बोला जाता है। तो अधन उ, छोटा उ बोलना है, मतलब हर सही में अधन उ, औ, तो औ है आपका अ, अधन ओ, अधन ओ। समझ में आया? ये इसका मिलान पूछता है, तो मिलान को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको याद करने लायक है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2-4 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब है कि स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है। तो देखिए, स्वर वर्ण की संख्या आपको 11 होता है। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11 होता है। इसको एकदम याद रखिएगा, एकदम जो है फ्री में नंबर दे करके जाएगा। बहुत आसान चीज है, अगर आ गया तो फ्री में नंबर दे करके जाएगा। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11। अब थोड़ा सा इधर हम लोग जान लेते हैं, इस पर थोड़ा सा हम इसलिए छोड़े थे कि यहां पर थोड़ा सा फैक्ट बताना था आप लोगों को। ठीक है, फैक्ट था, देखिए जो वर्णमाला है, जो वर्णों के समूह होता है, व्यवस्थित समूह होता है, तो इस पूरे वर्णमाला की संख्या कितना होता है। अब यहां से कुछ हम एक्स्ट्रा यहां पर पॉइंट लिए हुए हैं, और सारे को जोड़ करके हम बताएंगे कि यह 52 होता है, इसलिए इसको हम पहले नहीं बताए। ठीक है, इसी को हम लोग जो है पहले इसको नहीं बताए। अब यहां पर सारा हम चीज क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब है स्वर वर्ण की संख्या 11 हो गया। अब इसी स्वर वर्ण में 2 एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अयोग वाह। क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। तो अयोग वाह होता है अन और अ। और आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, उसमें 2 वो होता है अन और अ।
इसको बोला जाता है अयोगवाह। ठीक है, क्या बोलता है? अयोगवाह। तो प्रश्न पूछता है कि अयोगवाह की संख्या कितनी है? तो अयोगवाह की संख्या 2 होता है, अन और अ। बात समझ में आया? इसको याद रखना है एकदम। अयोगवाह की संख्या 2 होता है, अन और अ। अब है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, आगे भी इसका हम जिक्र करेंगे, जब आगे थोड़ा सा व्यंजन के बारे में पढ़ाएंगे वहां भी आपको बताएंगे। लेकिन हमको अभी जो है वर्णों की कुल संख्या 52 करके दिखा देना है आपको। उसके बाद अलग अलग पढ़ते जाएंगे, लास्ट में जोड़कर भी हम लोग काउंट कर लेंगे, लेकिन यहां पर हमको दिखाना था। अयोगवाह की संख्या 2, अन और अ। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होता है 4, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन अभी हम आगे बताएंगे, अभी बताएंगे तो फिर व्यंजन में चले जाएंगे, तो यहां से क्लास अलग मोड में हो जाएगा। यानी स्वर वर्ग के बारे में पढ़ा रहे, व्यंजन पढ़ाने लेंगे। ठीक है, तो इसका जिक्र आगे भी है। सिर्फ इतना आप जानिए कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कौगो? 4 गो, य, र, ल, व, य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व। सबको कॉपी में नोट डाउन आपको करना है। अयोगवाह की संख्या 2, अंतस्थ व्यंजन आपको 4, य, र, ल, व। अयोगवाह 2 होता है, अन और अ। आगे है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या भी होता है आपको 4। अब यह है तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। 3 अभी तक आपको पता है। पहला बताते अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या 2, अन, अ। उसके बाद क्या बताया आपको? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, य, र, ल, व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या य, र, ल, व। बात समझ में? अब है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या 4, दंती स, मूर्धन्य स, ह। ये है। ठीक है, तलाबे स, मूर्धन्य स और दंती स और ह है 4 को। ठीक है, और बता देते हैं इसको तलाबे स, इसको मूर्धन्य स, इसको दंती स क्यों कहा जाता है? सब तो स है, इसको भी स बोलते हैं, इसको भी स बोलते हैं, इसको भी स बोलते हैं, लेकिन इसको तलाबे स, इसको मूर्धन्य स, इसको दंती स क्यों बोला जाता है? जब उच्चारण आस्थान पढ़ाएंगे तो वहां भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा जानकारी के लिए बताते हैं। देखिए, तलाबे स क्या बोले? तलाबे स। इसको क्या बोले? मूर्धन्य स। इसको क्या बोले? दंती स। अब सुनिएगा, तलाबे यानी कि तालू से बोलते हैं, तालू से। ये तालू है आपका, ये वाला तालू है, तो तलाबे से बोलते हैं तलाबे स। मूर्धन्य स की मूर्धा से बोला जाता है, यानी मुंह से बोला जाता है इसे, इसको बोलते हैं मूर्धन्य स। और दंती से मतलब दांत का प्रयोग करते हैं, उच्चारण के स्थान में हम लोग दांत का प्रयोग करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग दंती स। बात समझ में आया? थोड़ा जानकारी वाला बात था तो बता दिए। देखिए, उष्म व्यंजन हो गया। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यहां पर यही वाला लिखा गया था, यानी दूसरा होता है छ, त्र, व्य और एक स्र होता है। ठीक है, छ, त्र, व्य, स्र। इसकी भी संख्या कितना होता है? 4 होता है। इसकी भी संख्या कितना होता है? 4 होता है। छ होता है, ये त्र होता है, व्य होता है और स्र होता है। देखिएगा, प्रश्न जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 आएगा। एक आएगा संयुक्त स्वर और एक आएगा आपको संयुक्त व्यंजन, यानी एक संयुक्त स्वर एक संयुक्त व्यंजन। दोनों की संख्या 4-4 होता है, लेकिन कौन कौन सा होता है देख लीजिएगा। इधर में आपको स्वर में जाएगा, इधर में आपको व्यंजन में जाएगा, तो इसकी भी संख्या 4, लेकिन कौन कौन सा? तो छ, त्र, ज्ञ और एक स्र होता है। बात समझ में आया? अब सुनिए, अब होता है एक द्विगुण या उक्षिप्त या तारनजात। द्विगुण, उक्षिप्त या तारनजात, इसकी संख्या 2 होता है। इसकी संख्या 2 होता है। जो आप लोग पढ़े होंगे ढ और ये ढ वाला, यहां पर छूट गया था, लिख दिए हैं। ढ और ढ वाला पढ़े ना, इसको हम लोग बोलते हैं ताड़नजात। क्या बोलते हैं? ताड़नजात। इसकी संख्या 2 होता है। तो देखिए, अभी तक क्या पढ़े? 11 गो क्या पढ़े आप लोग? स्वर वर्ण। अयोगवाह 2 गो पढ़े, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 4, और यहां पर द्विगुण, उक्षिप्त या ताड़नजात कितना? 2। ये सब के सब जो है मिल करके आपको 52 में बनते हैं। अब सुनिएगा, देवनागरी लिपि में जो हम लोग लिपि का प्रयोग करते हैं लिखने में, तो देवनागरी लिपि में आपको 47 ही होता है जो है वर्ण की संख्या। ठीक है, लेकिन इसमें वर्णों की कुल संख्या मिला दिया जाएगा। अगर देवनागरी निगरी को छोड़ करके, जैसे अयोगवाह हो गया, ताड़नजात हो गया, ये सब कुछ जैसे मिलाइएगा, तो ये की संख्या बढ़ करके 52 हो जाती है। तो वर्णों की कुल संख्या आपको एग्जाम में अगर आएगा तो मानना है क्या जी 52। जानकारी के लिए बता दिए कि थोड़ा सा एडवांस लेवल में,
तो देवनागरी लिपि में इसका 47 संख्या होता है। अब सुनिए अयोगवाह। ये अयोगवाह का नाम जो है हिंदी साहित्य में दिए थे आपको किशोरी दास। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हालांकि याद भी नहीं रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जानकारी के लिए ये चीज बताए हैं। अब देखिएगा स्वर वर्ण, स्वर वर्ण का परिभाषा लिखवा दिए, पहले ही संख्या लिखवा दिए 2। इसी में आता है अयोगवाह, अन और क्या जी अ। इसकी संख्या कितना 2। नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, अगर नोट आप लोग बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो उसमें एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, कि मात्रा हमेशा स्वरों की होती है। मात्रा जो होता है हमेशा स्वरों की होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। यानी कि कोई सा भी आप शब्द लिखिएगा उसमें जो भी मात्रा लगेगा, ऊपर नीचे बाएं दाएं कहीं भी कुछ लगेगा, तो उसमें मात्रा केवल और केवल स्वर को मतलब कि लगाया जाता है। जैसे अभी हम लिखे हैं यहाँ पर बड़माला, जो ऊपर में मात्रा लगेगा, जो यहाँ पर आकार में लगा है लाल लगा है, यहाँ पर मां लगा है, यहाँ पर ऊपर में र का रेप रूप लगा है, ये सब का सब जो है स्वर वर्ण का मात्रा होता है। जैसे अभी लिखे हम, मान लीजिए अपना ही नाम लिख रहे हैं, अपना नाम लिखे अमित। ठीक है, तो जैसे म है अ है, यहाँ पर अ, यहाँ पर म, यहाँ पर त, तो इसमें कुछ जो है आपको व्यंजन दिखाई देंगे, कुछ आपको ये वाला स्वर हो गया, व्यंजन इधर हो गया। लेकिन जो ये मात्रा हम लगाए हैं, मात्रा शब्द जो बनाए हैं उसमें हमेशा स्वर का मात्रा होगा। यही चीज हम बताना चाहते थे कि हमेशा मात्रा स्वर में होता है और आपको व्यंजन का मात्रा नहीं होता है, स्वर का मात्रा होता है हमेशा। ठीक है, आइए अब है स्वर का दूसरा नाम होता है अच। स्वर को हम लोग दूसरे नाम अच, देखिए थोड़ा दीपावली पावली के मौसम में तो पटाखा भी सब फोड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, हालांकि कोई बात नहीं है। अब है कि हाँ, स्वर का दूसरा नाम अच है और यह अच संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। ठीक है, अब सुनिएगा, यहां पर लिखे हैं सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं सब के सब अल्प प्राण और सघोष होते हैं। ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगा कि अल्प प्राण क्या है, सघोष क्या है, अघोष क्या है, महाप्राण क्या है, प्राण क्या है, ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये आगे का टॉपिक है। अभी बताने लगेंगे तो अल्प प्राण बताना पड़ेगा, किस किस वर्ग में आएगा, सघोष बताना पड़ेगा, अघोष बताना पड़ेगा, महाप्राण बताना पड़ेगा, तो अलग हो जाएगा। तो सिर्फ अभी आपको नोट करके याद कर लेना है, चाहे उसमें नोट पे अपने कॉपी में लिख लेना है कि सभी स्वर अल्प प्राण, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण एवं सघोष होते हैं। एवं क्या होते हैं? सघोष होते हैं। नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा। यहां तक हो गया। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं स्वर वर्ण के प्रकार पर। ठीक है, देखिए प्रकार पर ये सारा चीज हम पढ़ लिए थे। प्रकार को ही अलग तरीके से हम लोग वर्गीकृत किए। जैसे प्रकार हम लोग पढ़े, लेकिन इस प्रकार को क्लासिफिकेशन किया गया, यानी कहने का मतलब कि वर्गीकरण किया गया, और वर्गीकरण करके देखा गया कि इसी स्वर वर्ण को थोड़ा मात्रा और उच्चारण के आधार पर देख रहे हैं तो अलग जा रहा है, ओठ के अपने होठ के अनुसार पर बोलने के क्रम में देख रहे हैं तो अलग जा रहा है, जीव से आप बोल करके देख रहे हैं तो अलग जा रहा है, प्रयत्न के यानी कि कोशिश, प्रयत्न का मतलब ट्राई इसका इंग्लिश होता है प्रयत्न, कोशिश के आधार पर, ये प्रयत्न के आधार पर अलग जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जो है एक लाइन में एकदम कम समय में ही देख लेते हैं। सुनिए, पहला है आपको मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के जो वर्गीकरण में क्या होता है। सुनिए, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, उच्चारण का कहने का मतलब देखिए, हम लोग उच्चारण और मात्रा को एक ही क्यों बोलते हैं? सोचने वाली बात है कि मात्रा और उच्चारण को यहां पर एक ही क्यों लिख दिए हैं। देखिए, मात्रा को ही उच्चारण करके हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे अभी हम बोले थे ई, आप समझ गए मात्रा को कैसे उच्चारण करके पकड़ा जा सकता है। यानी कि छोटी ई कब बोले हैं, बड़ी ई कब बोले हैं। जैसे ऊ पकड़ लिए कि छोटा ऊ कौन है, बड़ा ऊ कौन है। यानी मात्रा और उच्चारण से आप लोग सेम ही चीज समझिएगा। मात्रा हो या उच्चारण के अनुसार स्वर को 3 वर्ग में बांटा गया है। देखिए, प्रकार यहां पर अलग है, हर्ष है, लघु है, दीर्घ है और संयुक्त है, लेकिन यहां पर वर्गीकरण में अलग है। यहां पर जो है हम अपने अनुसार वर्गीकृत करके, जैसे मात्रा उच्चारण के आधार पर, होठ के अनुसार पर, जीभ के अनुसार पर,
प्रत्यय के अनुसार पर, ये चीज में है, ठीक है। तो पहला है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। जैसे मात्रा के अनुसार भी होता है लघु स्वर, दीर्घ स्वर, और एक होता है प्रलुप्त स्वर। ध्यान से समझिएगा, मात्रा के आधार पर भी कितने होंगे? 3 होंगे। एक लघु होगा, एक दीर्घ होगा, एक प्रलुप्त होगा। अभी हम लोग पहले पढ़ करके आए इसका परिभाषा। हर्ष का परिभाषा क्या होगा बताइए? तो हर्ष स्वर किसे कहा जाएगा? जिसको बोलने में कम समय लगे, जिसको बोलने में कम समय लगे। दीर्घ किसको बोलिएगा? जिसको बोलने में दुगुना समय लगे। तो यहां से दोनों का परिभाषा हो गया। लेकिन प्रलुप्त स्वर जो होता है, इसको बोलने में 3 गुना समय लगता है, यानी कि ज्यादा समय लगता है इसको बोलने में। जैसे एक ही वो शब्द है, जैसे वो भी संस्कृत में आता है, ओम, बोलिए, इसको बोलिए ओम, बोलिएगा तो ओम बोलिएगा, यानी ज्यादा समय लगेगा इसको बोलने में, 3 गुना समय लगता है। तो उसको हम लोग प्रलुप्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रलुप्त स्वर बोला जाता है इसको, ठीक है। तो पूछता है प्रलुप्त स्वर को बोलने में कितना समय लगता है? 3 गुना समय लगता है। प्रलुप्त स्वर कौन है? तो ओम है, ठीक है। अब आइए, और ओम का उच्चारण करने से थोड़ा सा फैक्ट बता देते हैं, हालांकि हिंदी का टॉपिक नहीं है लेकिन बता देते हैं। जो है साधु संत, ठीक है, या कोई और आदमी कहते हैं ओम का उच्चारण करने के लिए। देखिए अलग अलग कास्ट है तो कास्ट पर नहीं लेना है, इसका वैज्ञानिक कारण भी है, ठीक है। ओम का उच्चारण करने का मतलब, ये यहां पर नहीं कहा गया कि हिंदू वाले ओम का उच्चारण करेंगे, अन्य कास्ट वाले नहीं करेंगे। ये ओम का उच्चारण जो है वैज्ञानिक कारण भी है। जैसे अगर हम लोग बैठ करके ओम का उच्चारण करेंगे, ओम बोल कर बहुत ज्यादा देर समय तक, तो अंदर की शरीर की सारी उष्माएं बाहर निकलती है, ठीक है। तो उष्माएं जब बाहर निकलती है तो शरीर जो है शांत होता है और हमें अच्छा महसूस होता है और पढ़ाई में अच्छा मन लगता है। तो 2-4 बार करके बैठिएगा तो पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। ये हो गया प्रलुप्त स्वर। अब है इसमें का दूसरा, होंठ के आधार पर। क्या जी? होंठ के आधार पर। होंठ के आधार पर जो है 2 प्रकार का होगा। होंठ के आधार पर 2 प्रकार का, एक होता है वर्तुल स्वर, एक होता है अवर्तुल स्वर। परिभाषा भी हम बोल रहे हैं, वीडियो को रोक रोक करके आप परिभाषा लिखते रहिएगा। अब आपके लिए हम स्पेशल रोक करके नहीं कहेंगे परिभाषा, आप रोकिएगा, लिखिएगा। होंठ के आधार पर 2 होगा, वर्तुल, अवर्तुल। अब वर्तुल स्वर क्या होगा? जिसको बोलने में आपका होंठ गोल हो जाए। जैसे ऊ, देखिए मेरा होंठ गोल हो रहा है, आप भी करके देखिए आपका भी होंठ गोल होगा। जिसको बोलने में होंठ जो है आपका क्या हो जाए? गोल हो जाए। जैसे गोले बोल रहे हैं तो देखिए गोले में गोल हो जा रहा है। जैसे देखिए गोल, देखिए मेरा होंठ गोल हो जा रहा है। अब होंठ है, होंठ के आधार पर आपको जो है वर्तुल स्वर है, एक अवर्तुल स्वर है। वर्तुल स्वर में क्या होता है आपको? जैसे ऊ बोलिए, जैसे में ऊ बोलिएगा तो ओंठ गोल हो जाएगा। अब बड़ा ऊ बोलिए चाहे छोटा ऊ बोलिए, गोले होगा। अब है ओ, इसमें भी ओंठ गोल हो रहा है। और अवर्तुल में ओंठ गोल नहीं होगा। जैसे आ, ई बोलिएगा तो ओंठ आपका गोल नहीं होगा। तो परिभाषा लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा, जिस स्वर वर्ग को बोलने में आपका होंठ गोल हो जाए उसको बोलिएगा वर्तुल स्वर, और जिसमें आपका होंठ गोल ना हो उसको बोलिएगा वर्तुल स्वर। जैसे वर्तुल में है ऊ, ओ, औ। अवर्तुल में है अ, आ, ई, ठीक है। ये हो गया। तीसरा है आपको जीभ के आधार पर, ठीक है। तीसरा है आपको जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर 3 प्रकार के आपको होंगे स्वर, 3 प्रकार के होंगे। एक होगा अग्र स्वर, एक होगा मध्य स्वर, एक होगा पक्ष स्वर। अब देखिए जीभ के आधार पर 3 प्रकार का, अग्र मध्य पक्ष, अग्र मध्य पक्ष। जीभ के आधार पर 3, अग्र मध्य और पक्ष। अब सुनिए, और इसको अग्र क्यों बोला जाता है? जैसे अगर हम लोग को उच्चारण करना होगा ई, ए, यानी देखिएगा हमारा जीभ आगे आ रहा है। देखिएगा आपके दांतों के इससे, ये इस दांत को क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। इंसीजर से आकर के सटेगा, ठीक है। तो ये अग्र होता है क्योंकि बोलने में जीभ आपके आगे आ रहा है, आपका जीभ बढ़ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अग्र स्वर। तो जो भी स्वर जो बढ़ होगा उसको बोलने में आपका जीभ आगे आएगा, वो हो जाएगा अग्र स्वर। जैसे ई, ए है, ठीक है। मध्य स्वर में एक ही आता है और यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है मध्य स्वर। तो प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में मध्य स्वर कौन है? शब्द देगा, बीच में एगो रहेगा अ, तो अ मध्य स्वर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है, तो इसको एकदम स्टार लगा लीजिएगा। मध्य स्वर कौन है? तो अ है। और इसको बोलने में आपका जीभ जो है ना खिंचाता है और बीच में चला जाता है। जैसे बोलिएगा अ, देखिएगा आपका जीभ हल्का सा खींचेगा और बीच में चला जाएगा, ठीक है। तो ये मध्य स्वर होगा। अब है पक्ष स्वर। पक्ष स्वर में पीछे से आवाज आता है और आपका जीभ एकदम खींचाता है। जैसे बोलिएगा ना आ बोलिएगा तो देखिए जीभ अंदर तरफ जाएगा और थोड़ा सा तनाव महसूस होगा आपको, यानी पीछे तरफ जाता है। आ, ऊ,
ओ, देखिएगा इसमें जो है आप तनाव महसूस करेंगे, आपके जीभ में तनाव और पीछे से में आएगा आवाज से, इसको बोलते हैं पक्ष स्वर। बात समझ में आया? जीभ के आधार पर अग्र, मध्य, पश्च सब बता दिए, ठीक है। जैसे में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, बोर्ड पर है यहाँ पर। अब है 4 नंबर। 4 नंबर है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न का इंग्लिश होता है ट्राई, यानी कोशिश के आधार पर। अब सुनिएगा, प्रयत्न के आधार पर जो है तो होता है आपको 4 प्रकार का होगा। प्रयत्न के आधार पर 4 प्रकार का। पहला होगा विमृत स्वर, उसके बाद समृत स्वर, उसके बाद अर्ध समृत स्वर, उसके बाद अर्ध विमृत स्वर। थोड़ा सा अटपटा नाम है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, 1-2 बार बोलिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा कमेंट कीजिए, क्या कुछ एक्स्ट्रा आपको इसमें मिल रहा है? जरूर मिलेगा। और 9th में भी, सॉरी 9th नहीं 10th में भी ये यहां से प्रश्न टच कर दिया है, और 11th तो और जो 12th है वहां तो और ज्यादा इसको प्रश्न को टच किया हुआ है। तो इसको आप लोग 11th 12th वाले तो एकदम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और 10th से भी प्रश्न आ चुका है यहां से, तो आएगा भी। विमृत स्वर प्रयत्न के आधार पर कितना? 4। विमृत, समृत, यहां पर समृत, ये अर्ध समृत, उसके बाद अर्ध विमृत। इसमें क्या होगा, विमृत स्वर में मुख आपका पूरा खुलेगा। जब बोलिएगा ना आपका मुंह पूरा खुल जाएगा। बात समझ में आया? जैसे आ बोलिए, देखिएगा एकदम पूरा इतना बड़ा मुंह आपका बाबा जाएगा। आ बोलिए, देखिएगा तो मुंह पूरा खुल जाएगा। तो जिस स्वर वर्ग को बोलने में आपका मुंह पूरा खुलता है उसको बोलते हैं समृत स्वर। अब है समृत नहीं विमृत, उसके बाद है समृत वर्ण। अब ये है नेक्स्ट समृत वर्ण। इस स्वर वर्ण में क्या होगा, ऐसे वर्ण स्वर वर्ण आएंगे जिसमें आधा मुंह खुलेगा, आधा मुंह बंद रहेगा। इसी को बोलते हैं भीतर मालूम, यानी आधा आधा इधर रहेगा, आधा उधर रहेगा। जैसे समृत नहीं, समृत में आपका मुंह बंद हो जाएगा। इसमें अर्ध मतलब आधा तो इसमें ना होगा, ठीक है। समृत में आपका क्या होगा, मुंह पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। हम इधर नीचे वाला में हम समझ लिए थे, ये समृत है तो समृत में आपका मुंह एकदम बंद हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे आपको बोलना होगा ई, तो देखिएगा आपका मुंह का स्ट्रक्चर देखिएगा, ये बंदे रहेगा, आवाज आ जाएगा। देखिएगा ई ई उ, मतलब आपका मुंह का स्ट्रक्चर देखिएगा, मुंह आपका पूरा का पूरा बंद है। एक में मुंह पूरा खुलेगा तो खुलेगा तो विमृत, खुलेगा तो विमृत, आप बंद हो जाएगा तो समृत। ध्यान समझिएगा, मुंह पूरा खुल जाएगा तो विपरीत, अब मुंह पूरा बंद हो जाएगा तो समृत। बात समझ में आया? अब दोनों के नाम में आधा आधा कर देना है, एक आधा समृत एक आधा विमृत। बात समझ में आया? एक आधा समृत एक आधा विमृत। और आधा समृत में आधा बंद होता है, आधा मुंह खुले रह जाता है। जैसे ए बोलेंगे तो देखिएगा आपका आधा मुंह खुलेगा, आधा बंद रहेगा। ए बोल दिए, देखिए आधा मुंह बंद रहेगा, इसे ओ, आधा बंद आधा खुला रहेगा। अब है अर्ध विमृत। अर्ध विमृत में क्या होगा कि आपका आधा मुंह इसमें जो है खुलेगा, आधा मुंह खुलेगा आधा बंद रहेगा इसमें भी। जैसे अर्ध विमृत में देखिएगा ए ओ, ये भी इसमें भी यही काम होगा, इसमें भी लगभग यही काम होगा। तो आपको समझ में आएगा प्रयत्न के आधार पर विमृत, समृत, अर्ध विमृत और ये अर्ध समृत, ये सब का सब क्या होगा, आप लोग स्वर वर्ण के प्रकार को अच्छे तरीके से इसमें कवर कर लिए। अब कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि स्वर वर्ण का पूरा हम आपको करा दिए एनालिसिस। अब कल के वीडियो में हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद जो है आपका वर्णमाला खत्म होगा, उसमें उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे, उसमें अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, व्यंजन के बारे में भी पढ़ेंगे। सारा डिटेल्स उसमें हम लोग पढ़ लेंगे कल के क्लास में, तो आपका वर्णमाला खत्म हो जाएगा। अब आपका काम होगा कि आप प्रश्न कहीं से लगा सकते हैं, ठीक है, किसी भी बुक से लगा सकते हैं, आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा इसमें हम डिटेल्स दे रहे हैं। कल के क्लास में इतना डिटेल्स देंगे ताकि आपका पूरा वर्णमाला समाप्त हो जाएगा अच्छे तरीके से। कहीं से भी प्रश्न लगाइएगा, देखिएगा प्रश्न एकदम मैच करेगा इस क्लास से। तो अच्छे से क्लास करना है, नोट्स बनाना है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो थोड़ा सा अच्छा सा कमेंट भी कर देना है, और सब्सक्राइब तो एकदम कर ही लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करता नहीं है सब, सब्सक्राइब एकदम जरूर कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, खाइए पीजिए सोइए। हो गया टीप तो रहे कितना बार टीप रहे हैं, इसको कनेक्ट नहीं है ये, देखो मतलब शुरू से कनेक्ट नहीं है का, तो बीच में बोले थे काटेंगे।
तो देख के पूरा काट के बनाइएगा तो अब ये लास्ट में फंस गया है बस कौन कोई का वीडियो में। हाँ हाँ अरे होकरा चौका में रुक दिए नू कोई कहा से हम लिख दिए